हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्राम चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे मगध का 16 महाजनपदास के बारे में हमने पढ़ा था कि इन 16 महाजनपदास में कैसे मगध का राइज हुआ। उसके बाद मगध में कैसे कैसे सारे राजा बनते हैं, कैसे कैसे राज बने। सबसे पहले जैसे अगर हम रियल फाउंडर का बात करें, मगध का रियल फाउंडर कौन था, तो वो आपका बिंबिसार था। और आपका कौन था बिंबिसार के साथ उसका बेटा अजातशत्रु। इसके बाद आपका फिर कैसे, उसके बाद फिर आपका शिशुनाथ डायनेस्टी आया। उसके बाद आपका फिर से नंद डायनेस्टी आया। और नंद डायनेस्टी का जो लास्ट राजा था, कौन था लास्ट राजा? नंद डायनेस्टी का लास्ट राजा था ध्याननंद। ठीक है, ध्याननंद के टाइम में आपको याद होगा, इसके टाइम में अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आक्रमण करेंगे, जिसको कि पोरुष जो था, राजा पोरुष, वो रोके थे। तो ऐसा बोला जाता है कि इसके टाइम में ही चाणक्य जो थे, चाणक्य जिनको कि विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, क्या? विष्णुगुप्त। ठीक है ना, ये आपके कहाँ रहते थे? तक्षशिला में रहते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ये रहते थे, तक्षशिला में ये रहते थे। ठीक है, और जब इनको पता चला कि अलेक्जेंडर जो है वो आक्रमण करने वाला है, तो ये ध्याननंद से, नंद डायनेस्टी का जो राजा था ध्याननंद, इससे हेल्प मांगने आए, राइट। लेकिन ध्याननंद जो था वो बहुत ही एरोगेंट, आपको पता है, बहुत ही एरोगेंट था, बहुत ही घमंडी कुर राजा था। वो विष्णुगुप्त का क्या किया? बेइज्जती कर दिया, अपमानित कर दिया, उनको कोर्ट से अपमानित करके निकाल दिया। उनका जो सीखा था, जो ब्राह्मण लोग सीखा रखते हैं, वो उसे पकड़ के वो उनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा लगता है कि उस समय विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य जो थे वो कसम खाए थे कि जब तक हम नंद वंश को, इस घमंडी राजा को पद से हटा नहीं देते हैं राज सिंहासन से, तब तक हम अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। उसके बाद उनको कौन मिला? चंद्रगुप्त मिला, चंद्रगुप्त मौर्य मिला। ठीक है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको पॉलिटी का एक मॉडल से देखिए। ऐसा बोला जाता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बोले थे चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। देखो, चाणक्य मैकियावेली से पहले आए हैं, बट अब हम लोग यहाँ है ना, वेस्टर्न का अगर वो मिल गया तो वेस्ट का मिल गया तो हम बहुत वो हो गए। तो इसलिए चाणक्य ऐसा बोला जाएगा मैकियावेली इज द चाणक्य ऑफ वेस्ट, बट हमारे यहाँ क्या बोला गया? चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? मैकियावेली का प्रिंस आज तक नहीं मिला। ये मैकियावेली कौन सा बुक लिखा था? द प्रिंस का प्रिंस आज तक नहीं मिला, वो सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह गया। और चाणक्य का द प्रिंस चंद्रगुप्त मौर्य मिल गया था, और इसके बल पे वो एक बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे। ये देखिए, जो मौर्य जब अशोका के टाइम में 250 BC में मौर्य जो था, वो देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये पूरा का पूरा मौर्य आपका था, मौर्य डायनेस्टी का पूरा फैला था। देख रहे हो मौर्य साम्राज्य को, ये आपका मौर्य साम्राज्य था। बस सिर्फ थोड़ा सा नीचे साउथ में मौर्यंस का नहीं था। ठीक है, तो चाणक्य जो थे, चाणक्य का मुलाकात किससे हुआ? चंद्रगुप्त से। और वो चंद्रगुप्त के सहायता से पहले पंजाब साइड में, इधर साइड में कब्जा किए, और उसके बाद यहाँ पे, जैसे इसके बारे में बोलता है, चंद्रगुप्त जो थे वो एक कहानी से सीखे थे। एक जो महिला थी, वो अपने बेटे को, एक थाली था, समझे ना, वो एक थाली में खिचड़ी अपने बेटे को खिला रही थी, और वो खिचड़ी बहुत गर्म था। तो वो अपने बेटे को बोल रही थी कि तुम साइड से पहले खाओ, साइड से खाते हुए बीच में खाना, और नहीं तो अगर तुम डायरेक्ट बीच में खाओगे तो ये बहुत गर्म है, तुम नहीं खा पाओगे। साइड से खाओ, बीच वाला ठंडा हो जाएगा। अब यही चीज को चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने एक लेसन के रूप में ले लिए कि हम पहले साइड से जीतते हैं, साइड से जीतते आएंगे। तो यहाँ का जो मेन कैपिटल सिटी है, जैसे मेन कैपिटल कौन था? पाटलिपुत्रा को हम इजीली जीत जाएंगे, राइट। अगर हम डायरेक्ट पाटलिपुत्रा पे अटैक करेंगे तो उसमें नंदा के पास 2 लाख प्लस आर्मी था। आप इतना आर्मी को एक बार में हरा नहीं सकते हो। तो यही सीख जो था, इसी को वो आत्मसात करके, इसी को वो लर्न करके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो साइड से पहले पंजाब साइड में जीते, इधर जीतते हुए यहाँ पे आए। और दूसरा एक कहानी ये भी बोला जाता है
कि अलेक्जेंडर के अटैक के बाद जो ये एरिया था ना, ये एरिया पूरी तरह से वैक्यूम हो गया था। इस एरिया में बोला जाए तो ये एरिया पूरी तरह से आपका क्या हो गया था, ये एरिया पूरी तरह से खाली हो गया था, ठीक है ना। तो जब ये एरिया खाली हो गया था तो तो इस एरिया में कोई था नहीं, और तो इसीलिए यहाँ पे आसानी से वो अपना राज्य का स्थापना कर लिए थे, और फिर यहाँ से वो धीरे धीरे इधर अटैक करके यहाँ पे किए। लेकिन इस सब में इनको जो सबसे ज़्यादा साथ दिए वो कौन थे, चाणक्य। और इस तरह से ये मौर्य डायनेस्टी पूरा फैला हुआ था। मौर्य वंश की उत्पत्ति पे भी जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं, आपको हम पहले ही बताए हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में डाउट्स बहुत ज़्यादा है इन द सेंस आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें मिल सकती है। क्योंकि जैसे हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऑरिजिन्स हो या डिक्लाइन हो, सब पे बहुत ज़्यादा डाउट्स है। आर्यंस और या वैदिक सिविलाइजेशन के इमर्जेंस पे भी बहुत डाउट है, कहाँ से वो आए हैं, क्या थे, इस पर अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग व्यू है। उसी तरह मौर्य वंश की उत्पत्ति पे भी लोगों का अलग अलग व्यू है, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू है। कुछ बोलते हैं कुछ और, कुछ बोलते हैं कुछ और। तो हम लोग कुछ हिस्टोरियंस का, कुछ लोगों का व्यू पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, और इस तरह हम अपने व्यू पॉइंट को एक बनाएंगे, और जब आंसर राइटिंग में हम लोग सभी के व्यूज को एक साथ सिंक्रोनाइज करके आंसर में करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मौर्यन के जो ओरिजिन है उनमें अलग अलग व्यूज है। जैसे बुद्धिस्ट जो बुक है आपका, खास करके महावंशा, दीपवंशा, ऐसा जो श्रीलंकन बुक्स है, ये सब में लिखा हुआ है कि ये जो थे ये कौन थे, शक के ट्राइब से थे, जिनका रीजन जो था वो पिकॉक से भरा पड़ा था, इसलिए और इनको मुरिया बोला जाता था, इसलिए ये मुरिया से मौर्य बन गया। मतलब कि ये ये शाक्य जनजाति से थे, और ये जिस एरिया में रहते थे ना, उस एरिया में बहुत ज्यादा क्या था, मोर रहता था। तो जो लोग मोरिया करके मोर बने, जैसे ये मोर बोलने लगे, ठीक है। ये एक है। दूसरा सेम बुद्धिस्ट के अनुसार ही एक नेपाल के तराई में गोरखपुर के पास एक छोटा सा राज्य था पिपलावन, समझे ना। पिपलावन में मौर्यन जो थे वो एक रूलिंग क्लैन थे, यानी कि कुछ लोग के अनुसार ये लोग ऑलरेडी क्षत्रिय थे। मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, वो रूल करते थे वहां, और ये ऐसा था, पिपलावन के ये राज्य परिवार से आते थे और वहां पे रूल करते थे, जिसको कि ध्याननंद जो था, नंद डायनेस्टी का ध्याननंद जो था वो बर्बाद कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इसलिए इनको इधर उधर भागना पड़ा था, ठीक है। ब्राह्मणिकल जो बुक्स हैं उसके अनुसार क्या है कि ये इनकी माँ का नाम मुर्रा था, इसीलिए मौर्य। और ये क्या थी, वो एक शुद्रा वुमेन थी जो नंदा के कोर्ट में रहती थी, उनके पुत्र थे ये, ठीक है। जैनास के अनुसार, जो जैन बुक्स है, जैन टेक्स्ट है, उसके अनुसार ये लोग एक मुरिया ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि पिकॉक को ट्रेन करता था। मतलब कि ये एक ट्राइब था, मुरिया ट्राइब, जो मोर को ट्रेनिंग देता था, मोर सबको जो प्रशिक्षण देता था, उसी जनजाति से बिलोंग करते थे, मुरिया जनजाति से, इसलिए ये मौर्य पड़ा। रोमिला थापर के अनुसार, एक हिस्टोरियन बहुत बढ़िया, कि चंद्रगुप्त जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, मुरिया ट्राइब से, मुरिया जनजाति से बिलोंग करते थे, इसलिए ये मौर्य बने। तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग बुक्स में अलग अलग सारा कुछ हमें मिला है, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे, हमें सबको सिंक्रोनाइज करके अपना आंसर को देखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि अब इतना पुराना हिस्ट्री है तो इसका सोर्स क्या है, कहाँ से सारा कुछ पढ़ा गया है, कैसे पढ़ा गया है, तो अगर इसके सोर्स का बात करें तो इसका सोर्स कहाँ से है, इसके अगर हम सोर्स का बात करते हैं तो सबसे पहला सोर्स तो आपका क्या है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें सारा कुछ पूरा विवरण दिया हुआ, पूरे डिटेल में हमें सब कुछ मिला है पढ़ने के लिए, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइजेस है, स्टेट क्राफ्ट पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे सारा कुछ है। इसमें ये बताया कि आप राज्य से कैसे डील करो, राज्य गवर्नमेंट सरकार कैसे चलता है, युद्ध नीति, राजनीति, सारा कुछ इसमें है, राजस्व, रेवेन्यू, सारा कुछ इसमें डिटेल में है, तो इससे बहुत बड़ा कुछ पता चलता है। दूसरा जातकाज स्टोरी, जातकाज स्टोरी क्या है, ये आपका बुद्धा के बहुत सारे जीवन यापन सब के आधार पर जो कहानी है, जातका स्टोरी जो बुद्धिज्म में लिखा गया है, उस पर सारा कुछ सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर जो है मौर्य के टाइम में, वो इससे पता चलता है हमें जातका स्टोरी से। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, मौर्य का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में
इसका हमें सबसे ज़्यादा कोई अगर बुक इसके बारे में बताता है तो वो कौन है, मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज वही है, मेगास्थनीज जो क्या था, जब देखो जब अलेक्जेंडर इंडिया से गया, राइट, मैसेडोनिया पे, वो 32 साल की उम्र में उसका डेथ हो गया, 32 ईयर्स के। तो इसका एक मित्र कमांडर था सेल्यूकस, राइट। तो सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस इंडिया पे अटैक किया। ये अटैक किया तो इसको कौन, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो हरा दिए। तो हराने के बाद एक क्या किया, ये सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी का शादी कर दिया जिसका नाम क्या था, हेलेना। और साथ ही साथ अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिसको हम बोलेंगे एम्बेसडर, राजदूत, उसको मौर्यन कोर्ट में रखा जिसका नाम था मेगास्थनीज। जब मेगास्थनीज मौर्यन कोर्ट में एज ए राजदूत काम कर रहे थे तो उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिका, और इसी में वो सारा कुछ लिखे हैं, कैसे क्या है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कहाँ क्या है, सारा कुछ इसमें बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को या और क्या थे, ये एक ऑटोक्रेट थे जो कि सारा पावर अपने हाथ में रखते थे। ये कहाँ से पता चला है हमें, इंडिका से। इंडिका बुक से हमें ये पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य एकदम बिल्कुल निरंकुश शासक थे, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शासक, और सारे पावर को वो अपने हाथ में रखते थे, सब कुछ खुद से कंट्रोल करते थे। और उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक काउंसिल परिषद था जो कि उनको सहायता प्रदान करता था। अंपायर जो था वो कई राज्यों में डिवाइड था, और हर राज्य के हेड जो होते थे वो प्रिंस होते थे, जो कि राज्य परिवार के खानदान से जुड़े हुए हों या राज्य परिवार से जुड़े हुए हैं, वही प्रिंस जो हैं वो इसके हेड होते थे। उसी जैसे मान लो राज्य है, राज्य के गवर्नर या मुख्यमंत्री, जो अभी अगर हम बोले तो मुख्यमंत्री या गवर्नर जो चला रहे हैं वो रॉयल परिवार से जुड़े हुए होते थे, ठीक है। उसमें पाटलिपुत्रा को और क्या बोला जाता था, पोलीबुथरा। पोलीबुथरा का मतलब क्या होता है, सिटी ऑफ गेट्स, सिटी ऑफ वुडन गेट्स, वुडन गेट्स, इसलिए इसको पोलीवुद्रा बोला जाता था। या फिर सिटी ऑफ मेनी गेट्स, नंबर ऑफ गेट्स, क्यों, क्योंकि पोलीवुद्रा जो था उसमें एक खाई की तरह बीच में बना हुआ था और ये लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था, और इसके 570 टावर्स लगे बने हुए थे और 64 गेट्स बने हुए थे। सोचो 64 को गेट बना हुआ था और 570 टावर्स था, पूरे घिरा हुआ था लकड़ी से, इसीलिए इसको पोलीबुद्रा, जो ग्रीक वाले लोग जो होते थे वो इसको पोलीबुद्रा बोलते थे, पोलीबुद्रा। ये कितना बड़ा शहर था, 9.33 माइल लंबा और 1.75 माइल चौड़ा, यानी कि बहुत बड़ा शहर था पोलीबुद्रा, पाटलिपुत्रा। ये सब कहाँ से हमें पता चलता है, ये सारा कुछ हमें पता चला है मेगास्थनीज का इंडिका बुक से। इंडिका में ये सारा कुछ बताया गया। इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा है कि सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 6 कमेटी बनाया जाता था। 6 कमेटी होता था, 30 मेंबर, हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे और इनका अलग अलग काम था, हर कमेटी अपना अपना काम देखता था। जैसे एक कमेटी सैनिटेशन का काम देख रहा है, एक कमेटी केयर ऑफ फॉरेनर्स है, एक कमेटी की जिम्मेदारी में रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, एक कमेटी है जो रेगुलेशन ऑफ वेट एंड मीजर कर रहा है, और ऐसे ही जो बचा हुआ काम है वो कोई और कमेटी कर रहा है। तो मीन्स हर काम के लिए अपना एक कमेटी बना हुआ था, और हर कमेटी में कितने मेंबर होते थे, 5 सदस्य होते थे, 5 मेंबर होते थे जो ये सारा कुछ करते थे। ठीक उसी तरह आर्म्ड फोर्सेज को कैरी करने के लिए, आर्म्ड फोर्सेज को चलाने के लिए भी 30 लोग होते थे, जो कि कितने, 6 कमेटी में बटे हुए थे और हर कमेटी के 5 मेंबर होते थे। ये भी कहाँ पे इससे हमें पता चला है, इंडिका से पता चला है। जो कमेटी था उसको, हर कमेटी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ था। जैसे कि एक कमेटी आर्मी को हेड करता था जो 5 सदस्य यानी कि सेना को, दूसरा कैवलरी यानी कि घुड़सवार को, तीसरा एलिफेंट हाथी सेना को, चौथा तुम्हारा है रथ सेना को, नौसेना भी होता था, ध्यान रखना मौर्यन के टाइम में नौसेना भी था, और छठा जो है वो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का आपका ध्यान रखेगा। तो यानी कि अगर आप देखो इसको, तो शहर को चलाने के लिए 5 सदस्यों का 6 कमेटी, आर्मी को चलाने के लिए 5 सदस्यों का 6 कमेटी, हर कमेटी में एक 5-5 सदस्य। तो इस तरह से था। अगर हम वही प्लिनी जो एक हिस्टोरियन है उनके अनुसार प्लिनी क्या लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो लगभग 6 लाख फुट सोल्डर्स, 6 लाख आर्मी, 30 लाख घुड़सवार, 9 लाख हाथी, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ, 6 लाख आपका सेना, पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी सेना और 8,000 रथ,
ये इतना मेंटेन करके रखते हैं। ये कौन बोले हैं? प्लिनी के अनुसार बोला गया। और यही बोले हैं कि मौर्यन के पास जो आर्मी था वो ध्याननंदा से तिगुना था। जितना आर्मी ध्याननंदा मेंटेन करता था उसका तिगुना आर्मी मेंटेन करते थे मौर्य। मौर्य जो थे वो अभी आपको बताएं ये नेवी को भी रहते थे, नेवी भी मेंटेन करते थे। इनका जो आर्मी का वो 3 गुना ज्यादा था। राजतरंगिणी को कौन लिखे हैं? कल्हन। यही इसी में बताया गया है किसके बारे में? कश्मीर के बारे में आपको लिखा गया है। कश्मीर शहर को कौन बसाया है? तो कश्मीर शहर को कौन बसाया है? अशोका के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है कश्मीर को। तो राजतरंगिणी जो है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और रूल ऑफ अशोका, मेनली ये अशोका के सारे रूल्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बहुत कुछ राजतरंगिणी में। फिर मुद्रा राक्षस के कौन लेखक हैं? विशाख दत्त। ये भी क्या, ये कैसे कैसे मौर्यन अंपायर जो था वो फॉर्म हुआ था, ये सारा कुछ हमें यहाँ से पता चलता है। राजतरंगिणी से कश्मीर और अशोका का रूल्स के बारे में, और यहाँ पे मुद्रा राक्षस में मौर्यन अंपायर का कैसे फॉर्मेशन हुआ था, ये सारा कुछ हमें मुद्रा राक्षस से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक रहते हैं? 324। कहीं कहीं पे देखो हम आपको क्या बोले, एंशिएंट हिस्ट्री में डेट्स आपको इधर उधर हो सकता है, कहीं पे 2-3 साल 4-5 साल ऊपर नीचे आपको हो सकता है। तो एक बुक में लिखा हुआ है 324 ईसा पूर्व, एक बुक में लिखा हुआ है 321 ईसा पूर्व। तो हम दोनों लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन, आप ऐसा लगे सर गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन दूर करना है तो आप एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ होगा उसको आप देख लेना, ठीक है। तो 324-321 ईसा पूर्व में बने थे और 298 ईसा पूर्व तक वो रहे थे। ये 25 साल की उम्र में चाणक्य के संरक्षण में नंद डायनेस्टी को हटाकर यहाँ पे ये पाटलिपुत्रा को कब्जा करके राजा बने थे। चंद्रगुप्त जो थे वो सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश किए थे अपने आप को? पंजाब एरिया में। और उसके बाद वो धीरे धीरे इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए आए और मगध पे कंट्रोल किया। क्योंकि आपको हम बताया था कि कौन सा स्ट्रेटेजी किए थे, ये जो थे वो एक वुमेन को अपने बच्चे को खिलाते हुए देखे कि वो एक थाली में उसको खिचड़ी दी थी खाने के लिए, तो उसका बच्चा बार बार बीच से खा ले रहा था। तो अपने बच्चे को डांट रहे थे कि बीच में ज़्यादा गर्म होता है, तुम साइड साइड से पहले खाओ, साइड से खाते हुए बीच में खाओ। इसी स्ट्रेटेजी को चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध पे कब्जा करने के लिए अपनाए थे। और वो पहले क्या किए कि पहले साइड से जीतना स्टार्ट किया और वो पंजाब को जीतते हुए ईस्ट, इधर वेस्ट को जीतते हुए ईस्ट की तरफ आए और फिर पाटलिपुत्रा को कब्जा किए। समझ गए ना? तो ये सबका अपना अपना ये इनका स्ट्रेटेजी था जीतने का। जैसे ग्रीक का जो फेमस, ग्रीक का जो स्कॉलर है कौन? सेंड्रोकोटस के अनुसार एक ग्रीक स्कॉलर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते थे? सेंड्रोकोटस बोलते थे। ग्रीक स्कॉलर्स जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से बुलाते थे। और ये कौन बोला है, ये कौन लिखा है? विलियम जोन जो हिस्टोरियन है वो लिखा है कि ग्रीक जो थे वो इनको सेंड्रोकोटस के नाम से बुलाते थे। ग्रीक सोर्सेज ये भी बताता है, ग्रीक सोर्सेज के अनुसार, ग्रीक हिस्टोरियंस के अनुसार कि चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के बीच में मीट हुआ था। ये लोग कहीं ना कहीं, ये लोग कहीं पे आपस में मिले थे। अलेक्जेंडर कब अटैक किया था इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में? आपका 327 से 326 ईसा पूर्व के बीच में। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अलेक्जेंडर से मुलाकात किए थे। ऐसा लगता है कि उन लोगों के बीच में एक सेक्रेट मीटिंग हुआ था। और कहीं कहीं पे ऐसा भी बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अलेक्जेंडर के सेना में शामिल भी हुए थे, वो अलेक्जेंडर के सेना में भी शामिल हुए थे और वहाँ से वो प्रशिक्षित भी हुए थे। ऐसा भी कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। तो हम लोग उतना डाउट में नहीं जाते हैं। इनको ग्रीक क्या बोलते थे? सेंड्रोकोटस बोलते थे, ठीक है ना। ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, सेल्यूकस निकेटर कौन था? जनरल ऑफ अलेक्जेंडर था। और उसके डेथ के बाद यही यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आया था। और जब इनका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ निकेटर का झगड़ा हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध हुआ, सेल्यूकस हार गया, तो बहुत सारा एशिया का प्रोविंस जो था वो ये कब्जा कर लिए, सारा कुछ ये वापस ले लिए, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को 301-303 ईसा पूर्व में हराए थे, ठीक है ना। कहाँ पे? अरकोसिया। और उसको क्या किया? अरकोसिया जो कौन है? कंधार एरिया का, साउथ अफगानिस्तान का है। गेड्रोसिया साउथ बलूचिस्तान। और परमपो सईदाई ये कहाँ पे है?
पोमी सदाई कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान और इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जैसे कि काबुल हुआ, हेरात हुआ, गंधार हुआ, ये सब लौटाना पड़ा था उसे 500 हाथी के एवज में। उसको बदले में क्या दिए चंद्रगुप्त मौर्य? बोले ठीक है तुम ये लो, 500 हाथी तुम रख लो और ये सारा एरिया अब मेरा हुआ, ये सारा अब मौर्यंस का हुआ। साथ ही साथ बेचारा सेलुकस को अपनी बेटी का भी शादी करना पड़ा था। सोचो, सिर्फ 500 हाथी के लिए ये अपना इतना बड़ा प्रोविंस दे दिया, अपनी बेटी भी दे दिया, तो ये सारा कुछ ये किया था। साथ ही साथ अपना एक राजदूत जो था अपना वो यहाँ पे भेजा था, जो कि चंद्रगुप्त जो रहे थे, और वो इंडिका नामक बुक लिखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य और क्या बनाए थे? ये फेमस सुदर्शन लेक ये बनवाए थे, मतलब कि इन्हीं के शासनकाल में बना था, ये ध्यान रखना। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले सुदर्शन झील बना था। ये सुदर्शन झील आपको बहुत बार आएगा हिस्ट्री में। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपको यहाँ से जब सुदर्शन झील पढ़ोगे ना सारा हिस्ट्री, तो ये सुदर्शन झील आपको 3-4 बार नाम आएगा सुदर्शन झील का, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। और इसमें बहुत क्वेश्चन फंसाया जाता है सुदर्शन झील में। तो सुदर्शन झील सबसे पहले सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बना था, ये सबसे पहला। ठीक है, जैन टेक्स्ट और ट्रेडिशन के अनुसार क्या हुआ था? देखो, चंद्रगुप्त क्या अपना लिए थे? चंद्रगुप्त जैनिज्म को अपना लिए थे, जैन धर्म को अपना लिए थे। और ये कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलेगोला। श्रवण बेलेगोला कहाँ पे है? मैसूर में है। अच्छा, श्रवण बेलेगोला में आप बताना, श्रवण बेलेगोला में किसके नाम पे 12 साल बाद महाभिषेक होता है? महाभिषेक का जो होता है हर 12 साल पे जैनिज्म का, तो वहाँ पे कौन है, किनका वहाँ पे स्टैचू है? जिनको कि हम ये एक आपको दे देते हैं, उनका उसका नाम बता देते हैं, बाहुबली, जिनको कि बाहुबली बोला जाता है। बाहुबली ये किनके बेटे हैं? इनके पिताजी का क्या नाम है? बाहुबली। ये किनके बेटे हैं? कौन से? जैन गुरु, कैमे जैन गुरु के ये बेटे हैं बाहुबली, जो इनका वहाँ पे श्रवण बेलेगोला में होता है। अब देखो, जैन ट्रेडिशन क्या है? जैन ट्रेडिशन क्या होता है? जैन ट्रेडिशन है आपका सलेखना करना। सलेखना क्या है? संलेखना का मतलब क्या होता है? फास्ट अनटू डेथ। जब तक आप मर नहीं जाते हो आप फास्टिंग पर रहोगे, अन्न जल सब त्याग दोगे और फास्ट पे रहोगे। जैसे आप जब पार्श्वनाथ में इस बार पिछले साल पार्श्वनाथ में जो वो सारा को जो मॉडर्नाइजेशन सब हो रहा था, उस पर जो जैनिज्म के सिख गुरु लोग जो हंगामा किए थे, तो उसमें आप देखे थे 2-3 गुरु बोले अपने आप को सलेखना अनाउंस कर लिए थे कि हम सलेखना करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही है, ये हमारे ट्रेडिशंस कल्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं। और तो वही सलेखना वो लोग करने लगे थे। तो यही होता है फास्ट अनटू डेथ। आप मृत्यु तक आप भूखे रहोगे, अन्न का दाना ग्रहण नहीं करोगे और धीरे धीरे आपकी डेथ हो जाएगी। तो यही जैन धर्म के चंद्रगुप्त ऐसा बोला था। देखो उसमें क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उसमें एक 14 साल का अकाल पड़ा था, 14 साल का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और इसके बाद ये भद्रबाहु के साथ जैनिज्म में उसके बाद 2 महान मेन जो हुए थे गुरु, एक आपके भद्रबाहु और दूसरे स्थलबाहु। स्थलबाहु तो ये भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? साउथ में चले गए थे। कहाँ? श्रवण बेलेगोला, मैसूर के पास पहाड़ी में, और वहीं पे सलेखना किए थे। और यहाँ पे कौन रह गए थे? स्थलबाहु जो थे वो। और यहाँ पे इधर कौन हो बन गया जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए? तो यहाँ पे आपका बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार यहाँ पे राजा बना। तो यही बोला जाता है कि ये भद्रबाहु के साथ ये कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलेगोला, और वहाँ पे ये सलेखना को प्राप्त हुए। उसके बाद दूसरा कौन बना? बिंदुसार। जब वो सलेखना करने चले गए तो यहाँ पे राजा कौन बने? उनका पुत्र बिंदुसार। ये आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे, ध्यान रखना। वो किसके संप्रदाय के अनुयायी थे? वो जैनिज्म थे, ये आजीविका सेक्ट के अनुयायी थे। और इनको क्या बोला जाता था? ग्रीक्स इनको क्या बोलते थे? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोई। ये मीन्स अपने दुश्मनों को देखते ही खत्म कर देते थे, मार देते थे सीधा एकदम। बिल्कुल भी ये क्या होते थे? बहुत ही ज़्यादा क्रूएल टाइप का करते थे अपने दुश्मनों के साथ। और इनको महाभाष्य, महाभाष्य में क्या लिखा गया है इनके बारे में? अमित्र घाट, वही हुआ किलर ऑफ एनिमीज, अपने एनिमीज का हत्यारा, अपने दुश्मनों को हत्या करने वाले। ये बहुत क्रूरता से अपने दुश्मनों को मारते थे बिंदुसार। बिंदुसार पर बौद्ध में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। बिंदुसार के बारे में बौद्ध बुक में, बौद्ध धर्म की किताबों में ज़्यादा कुछ भी उल्लेख नहीं है। लेकिन आजीविका संप्रदाय की कहानी में एक ज्योतिष का उल्लेख है जो बोला था कि आपका पुत्र जो है वो भविष्य में महान राजा बनेगा। बिंदुसार को बताया था कि आपका पुत्र अशोक जो है
वो भविष्य में चल के बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस राजा बनेगा। जब यहाँ पे बिंदुसार था तो मेगास्थनीज के बदले कौन आ गया? डेमिकस। अब जो ग्रीक एम्बेसडर कौन है मगध में रहा? अब डेमिकस बन गया। और सेलुकस के बदले वहाँ का राजा कौन बन गया ग्रीक का? एंटियोकस। एंटियोकस वहाँ का राजा बन गया और यहाँ पे एम्बेसडर बन के कौन आ गया? डेमिकस। ठीक है। चीनी बुक में, चाइनीज टेक्स्ट में बिंदुसार को क्या बोला गया है? बिंदुपाल। बिंदुसार को बिंदुपाल बोला गया है। बिंदुपाल, वहां पे बिंदुसार का नाम क्या है? बिंदुपाल। दिव्यवादना, दिव्यवादना जो बुद्धिस्ट बुक है, दिव्यवादना बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसके अनुसार ये अपना जो इसका जो बड़ा बेटा था, बिंदुसार का बड़ा नाम क्या था? सुसीम या सुमन, सुमना या सुसीम उसका नाम था। उसको तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था और अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था। सुसीम को तक्षशिला का और अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था। लेकिन तक्षशिला में एक रिवोल्ट हो गया था जिसको सुसीम कंट्रोल नहीं कर पाया था और अशोका उसको सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया था, कंट्रोल कर दिया था। इसीलिए अशोका और भी ज़्यादा प्रोबेबल कैंडिडेट बन गया था किसी के लिए? राजा बनने के लिए, अपने इस अगला सक्सेसर बनने के लिए। इवन कि सुसीम बड़ा बेटा था और पहले आप जानते थे एक नियम होता था कि मेनली राजा बड़ा बेटा ही बनता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। बिंदुसार के टाइम में लगभग पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मौर्यंस के कंट्रोल में थे, मौर्यन के अंडर में थे। ठीक है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अशोक वादना के अनुसार अशोका मदर जो थे वो ब्राह्मण ऑफ चंपा सुभद्रांगिनी थी। ये एक ब्राह्मण थी, चंपा की ब्राह्मण थी सुभद्रांगिनी, उनके ये बेटे थे। ये कौन बोलता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है अशोका वादना। इसके अनुसार ये भी बोला जाता है कि जब, देखो इसमें क्या बोला गया है इस बुक में, इस बुक का पूरा हम कॉन्टेक्स्ट आपको बताते हैं कि जब सुभद्रांगिनी जो थी वो बिंदुसार से जंगल में मिली थी, बिंदुसार घायल थे, वो बिंदुसार को बचाई थी और बिंदुसार को उनसे प्रेम हो गया था, वो उससे जंगल में शादी कर लिए थे और उसके बाद वो अपने राज्य आ गए और सुभद्रांगिनी को लगभग भूल गए। सुभद्रांगिनी के बाद पास वो वापस नहीं मिलने हैं। ठीक है ना। लेकिन जब अशोक का जन्म हुआ, अशोक का मतलब क्या होता है? सभी शोकों से मुक्त करने वाला, मतलब कि विदाउट सौरो, आप किसी भी सौरो में, किसी भी दुख में ना रहो, इसी को बोलते हैं सभी दुखों से मुक्त करने वाला, सभी शोकों को खत्म करने वाला। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता का रियूनियन इनके पिता के साथ हो गया। ठीक है ना। और इसका बाकी ये लोग अलग अलग रहते हैं। तो जब ये अपने हस्बैंड से मिली, यानी कि जब बिंदु सुभद्रांगिनी जो थी वो जब बिंदुसार से मिली तो वो खुशी से बोली कि अब हम किसी भी तरह के दुख में मेरे में नहीं है, हम सभी दुखों से मुक्त हो गए, मेरे पास अब कोई भी दुख नहीं है, मेरे पास मेरा बेटा भी है, मेरे पति भी हैं। इसीलिए वो इसका नाम क्या रख दी? अशोक, सभी शोकों से मुक्त करने वाला। बोले मेरा बेटा आया, मेरा सारा शोक जो है वो हम खत्म हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम अशोक होगा। ये में कहाँ पे मेंशन है? अशोक वादना। अशोक वादना क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है। अब बहुत सारा नाम था, जैसे बुद्ध सकाय, अशोका। अशोका का बहुत सारा नाम आपको मिलेगा। बुद्ध सकाय, अशोका कहाँ पे है? मस्की में है। धर्म अशोका सारनाथ में है। देव नाम पिया दासी, इसका मतलब क्या होता है? देव नाम पिया ना का मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्यारा, और पिया दासी का मतलब बहुत अच्छा लुक वाला, बहुत प्यारा सा लुक वाला। श्रीलंकन, ये सब कहाँ पे है? श्रीलंकन दीपावंशा और महावंशा। दीपवंशा और महावंशा में ऐसा ये सारा नाम अशोक के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अशोक को उस समय के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता था। और ये लोगों से कैसे बात करता था? थ्रू रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख, एडिक्ट के अनुसार। ये जैसे अभी हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर लोगों से कैसे बात करते हैं? मन की बात करते हैं ना। कैसे करते हैं मन की बात? एफएम रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से वो मन की बात करते हैं संडे के संडे। ठीक है। तो उसी तरह अशोक भी था, वो लोगों से कैसे बतियाता था? वो लोगों से सीधा संपर्क रखता था। और कैसे रखता था? शिलालेख के जरिए, शिलालेख के माध्यम से वो लोगों से बात करता था। जो भी बात बताना रहता था वो शिलालेख पर उसको लिखवा देता था और वो लोगों से बात करता था। अशोका का रियल नाम कहाँ कहाँ पे है? मस्की, निट्टूर, उदयगोलम और गुज्जरा, ये सब जगह पे अशोका नाम मेंशन है। बाकी सब जगह पे
देव नाम पिया, कहीं पे पिया दासी, यही सारा कुछ मेंशन है। बाकी ये सब जगह पे इनका जो ये सब क्या है, ये सब मेजर नहीं है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है जहाँ पे अशोका का रियल नाम मेंशन है। बौद्ध ग्रंथ जो आपका दीपावमसा है और महावमसा है, इसके अनुसार क्या है, ये महादेवी से लव मैरिज किया था। महादेवी एक लड़की थी, किसकी थी, वो विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, ध्यान रखना, विदिशा की व्यापारी की बेटी थी महादेवी, उसी से ये शादी किया था, जिसके ही बेटा बेटी कौन थे, महेंद्र या जिनको कि महिंदा बोला जाता है, और संघमित्ता। महिंदा और संघमित्ता महादेवी के बेटा बेटी थे, जो कि कहाँ गए थे, श्रीलंका में बुद्धिस्ट का प्रचार करने के लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए इन्हीं को महिंदा और संघमित्रा को भेजा गया था। आप श्रीलंका में देखोगे तो श्रीलंका में अधिकतर नाम जो होता है वो महिंदा और संघमित्रा से होता है। गर्ल्स लोग का अधिकतर नाम में संघमित्रा जुड़ा होता है, बॉयज लोग के अधिकतर नाम में महिंद्रा या महिंदा जुड़ा होता है, महिंदा राजपक्षे, ये सारा कुछ। क्यों? क्योंकि वहां पे महिंदा और संघमित्रा जो नाम है ना, ये नाम बहुत प्योर है, बहुत पवित्र नाम है। ये दोनों नाम बहुत पवित्र नाम है और इसको सब लोग अपने नाम के साथ लगाना चाहते हैं, इसलिए वहां पे आपको अधिकतर नाम क्या मिलेगा, महिंदा और संघमित्रा से रिलेटेड। ये दोनों किसके बेटे बेटी थे, महादेवी की, जिससे कि अशोका जो था वो लव मैरिज किया था, वो विदिशा के व्यापारी की बेटी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रानियां थी जिससे ये शादी किया था, जिसमें असंधिमिता, पद्मावती, तिसारकिट्टा और कौरवकी। कौरवकी ही है वो इकलौती रानी जिसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। इलाहाबाद जो आपका इंस्क्रिप्शन हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रहस्ती है ना, यहाँ पे किसका मेंशन है, इसको इसी कारण इसको और क्या बोला जाता है, क्वींस एडिक्ट। इसी कारण इसको क्वींस एडिक्ट भी बोला जाता है। इसमें किसका मेंशन है, कौरवकी, ठीक है ना, कौरवकी और उसका पुत्र तेवर, उसके पुत्र तेवर का यहाँ पे, इसको तिवारा या तेवर जो बोलते हैं, इसका भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका पुत्र तेवर और कौरवकी दोनों का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वींस एडिक्ट बोला जाता है। अच्छा आप बताओ, प्रयाग प्रशस्ति में कुल और कौन कौन से राजाओं का नाम मेंशन है। एक तो अशोका, अशोका के बारे में वहाँ पे है, ठीक है, अशोका हो गया। एक आपका क्वीन हो गई, इसका बेटा हो गया तीवर, राइट। और किसका किसका, एक गुप्ता डायनेस्टी से है, गुप्ता डायनेस्टी से कौन है ये आप बताना। एक आपके मुगल डायनेस्टी से भी यहाँ पे है, मुगल डायनेस्टी से कौन है ये भी आप बताना। ये दोनों में से कौन है, देखते हैं आप लोग को कोई आइडिया है या नहीं तो हम फिर आपको बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि गुप्ता डायनेस्टी से कौन से शासक का नाम यहाँ पे मेन, कौन से शासक जो है वो अपना सारा कुछ डिटेल यहाँ पे लिखवाया है, और साथ ही मुगल शासक के टाइम में कौन सा शासक जो है वो यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति में उसके अपने बारे में लिखवाया है, ठीक है ना। तो अशोका के टाइम में जो इसका अंपायर था वो कहाँ से, पूरा हिंदू कुश से लेकर बंगाल और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और लगभग पूरा इंडिया में ये फैला हुआ था। इवन कि नेपाल, पहला ये राजा था जो नेपाल को भी अपने कब्जे में ले लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। बस साउथ का कुछ एरिया को छोड़कर, कौन कौन, पांड्या, चोला और केरलापुत्रा या चेरापुत्रा जो बोलते हैं, ये 3-4 राज्य को छोड़कर बाकी लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मौर्यन का कंट्रोल था, मौर्यन का राज्य था। अगर हम अशोका का हिस्ट्री का बात करें तो अशोका का हिस्ट्री जो है वो मेनली उसके इंस्क्रिप्शंस पे आधारित है। टोटल 39 इंस्क्रिप्शंस हैं जो अलग अलग में, जैसे कि उसमें क्या है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स आपका 14 है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, मेजर पिलर एडिक्ट्स जो है वो 7 है, माइनर पिलर एडिक्ट्स है, और ये टोटल कितने हो गए, टोटल 39 है। तो इस तरह से ये इस पे सारा कुछ यहाँ पे अशोका के बारे में सारा डिटेल, पूरा अशोका का हिस्ट्री इसी में है, ठीक है। और जो इंस्क्रिप्शंस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जगह पे मिला है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं मिला है, जो इंस्क्रिप्शंस है वो नेपाल में भी मिला है, पाकिस्तान में भी, क्योंकि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अशोका के अंडर में था, मौर्यंस के अंडर में था। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के लोगों से भी बतियाएगा, तो यहाँ वो सारा कुछ है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जैसे मेन जो वो यूज करता था वो क्या था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, राइट। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में मिला है वो अरेमेइक लैंग्वेज में भी मिला है। उसके अलावा अफगानिस्तान में आपका खरोष्ठी लैंग्वेज भी मिला है, ठीक है ना।
और अरामेइक और ग्रीक लैंग्वेज अफगानिस्तान में ये भी मिला है, खौराष्ट्री स्क्रिप्ट मिला है, अरामेइक लैंग्वेज मिला है, और मेन इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में सारा कुछ मिला है। जब ये सिंहासन पे बैठा था तो अशोका एक ही युद्ध ये लड़ा है। अशोका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंटली बस एक युद्ध वो मेन लड़ा है। वो कौन सा युद्ध था? कलिंग वार। वो कब वो युद्ध लड़ा था? 260 ईसा पूर्व में। 260 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अनुसार, बुद्धिस्ट किताबों के अनुसार इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और कई लाख लोग घायल हुए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। मे बी ये नंबर्स जो है वो बहुत मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, बट बहुत लोग, समरी ऑफ द ये क्या है, बहुत लोग मरे थे, बहुत लोग घायल हुए थे और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर लाया गया था। इस युद्ध से क्या हुआ? दोनों साइड में ब्राह्मण, प्रिस्ट, बुद्धिस्ट, मॉन्क सब लोग बहुत सफ़र किए, सब लोगों को बहुत पूरा पीड़ा हुई। और इतना तबाही देखने के बाद अशोका जो था वो बोला कि हम पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन जो है उसको ख़त्म करके हम क्या करेंगे? कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे। अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम सबको मतलब कि धर्म से सबको जीतने का प्रयास करेंगे, प्यार से जीतेंगे, कल्चर से जीतेंगे, कल्चरल हेल्प करके हम सबके साथ जीतेंगे। ऐसा ये बोला था, अशोका का ये अनाउंसमेंट था। यानी कि हम अगर बोलें तो वो क्या किया? बेरी घोषा के बदले क्या कर दिया? धम्म घोषा। यानी कि जैसे आप लोग जब युद्ध के लिए चलता है लोग वार ड्रम्स बजता है ना, तो अब बोला कि नहीं, वार ड्रम्स नहीं बजेगा, अब ड्रम्स ऑफ धम्मा बजेगा। कलिंगा को क्या किया? वो स्वतंत्र राज्य में बदल दिया, लेकिन वो अभी भी मौर्यन के अंडर में ही था। कलिंग जो राज्य था वो अभी भी मौर्यन के अंडर में था। और वो बोला कलिंग के लोगों को बोला कि तुम हम पे विश्वास करो, हमें अपने पिता के रूप में ही समझो। राजा जो होता है वो अपने राज्य के लिए एक पिता के समान होता है और तुम हमारे पुत्र के समान हो, और एक पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वो रखो और इससे हम पे भरोसा रखो। अशोका शुरुआत में अगर हम बात करें तो अशोका स्टार्टिंग में सैविज्म का फॉलोअर था। वो सैव धर्म को, जो सैव सेक्ट है उसको मानता था, लेकिन बाद में कलिंगा वार के बाद वो बुद्धिज्म को अपना लिया। अब वो बुद्धिज्म किससे अपनाया, इसमें भी क्या है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाउट है। अलग अलग बुक जो है वो अलग अलग बात बोलता है। जैसे अगर आप महावंशा और दीपवंशा को मानो, जो बुक है उसके अनुसार इसका जो नेफ्यू था निग्रोधा, जो 7 साल की उम्र में ही बुद्धिज्म के धर्म को अपना के मॉन्क बन गया था, वो इसको बुद्धिज्म को कन्वर्ट करवाया था। लेकिन दिव्य वादना के अनुसार समुद्रा नाम का एक जो मर्चेंट था वो बाद में क्या बन गया? वो भी एक बुद्धिज्म को अपनाकर मॉन्क बन गया, वो इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था। यानी कि तो महावंशा और दीपवंशा के अनुसार निग्रोध और दिव्य वादना के अनुसार समुद्रा, अलग अलग यहाँ पे भी आपको नाम मिलेगा। ये बुद्धिज्म धर्म को अपनाने के बाद बहुत सारा मिशनरी जो था वो श्रीलंका, सेंट्रल एशिया सब में भेजा, और उसमें ये अपने बेटा और बेटी जो महेंद्र या महिंदा और संगमित्रा या संगमित्रा जो है इसको ये श्रीलंका भेजा था। और उधर जो आपका जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे ये मिशनरीज को प्रोपोगेट करने के लिए, वहाँ अभी भी बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है वो सब कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको प्रोपोगेट किया गया था। ये एम्बेसडर ऑफ पीस कहाँ भेजा था? ग्रीक किंगडम में। ग्रीक में ये शांति दूत भेजा था कि अब हम लोग को युद्ध नहीं करना है, क्योंकि ग्रीक और मौर्यन में हमेशा युद्ध होते रहता था। तो इसीलिए क्या बोला कि हम एक शांति दूत भेजते हैं कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, हम लोग शांति से रहेंगे, अपने अपने अनुसार रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कलिंग युद्ध के बाद ये पूरी तरह से धार्मिक बन गया और ये एकदम कोई किसको मारता नहीं था, कोई सजा नहीं देता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ वैसा जब सर्कमस्टांसेस था, वैसा कंडीशन था, तभी इस शांति धर्म को अपनाया था। नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ने पे ये लोगों को बहुत कठोर से कठोर दंड भी देता था। जैसे आपको अगर कोई कुछ गलत किया है तो उसका हाथ काट देना, नाक काट देना, ये सब भी होता था, ऐसा भी होता था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी इसके टाइम में। ये अगर इतना ही वो शांति से रहना चाहता था, धम्म घोषा पे था, तो कलिंग को ये युद्ध के बाद लौटाया नहीं, बल्कि वो अपने राज्य में मिला लिया। कलिंग को एक स्वतंत्र राज्य नहीं बनने दिया, उसको मौर्य राज्य का एक पार्ट बना दिया। और उसके ये बहुत बड़ा आर्मी भी रखता था। ये लोगों को धमकी देता था कि अगर आप रूल को नहीं मानोगे तो आपको कड़ा से कड़ा सजा मिलेगा।
ये सारा कुछ ये करता था कि आप धर्म के अनुसार अगर नहीं चलोगे, आप धर्म को नहीं मानोगे, तो आपको कठोर से कठोर सजा दिया जाएगा। ठीक है ना। ये क्या अपॉइंट किया था, धर्म महामठाज को अपॉइंट किया था। वो क्या करते थे, वो सारे सोशल ग्रुप में धर्म को प्रोपोगेट करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। और ये इंक्लूडिंग वुमेन, वुमेन भी धर्म महामताज में क्या होता था, उसको भी अपॉइंट किया था। ये सब क्या कहती, धर्म के बारे में लोगों को बताना है, कैसे धर्म के अनुसार चलो, आप लोगों को बड़ों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, किसी के साथ द्वेष भावना मत रखो, सबको अच्छे से मानो। ये सारा कुछ इसमें किया जाता था। ये अपने राज्य में एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, जो कॉन्सेप्ट जिसका क्या बोला जाता था, राजुकाज बोला जाता था। ये किससे, इनको क्या पावर था कि ये पीपुल को रिवार्ड करेंगे और पनिश करेंगे। अगर ये देखें कि जो लोग जो हैं वो धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ लैंड जो हमारे यहाँ का कानून है, कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये सजा देगा। और अगर पीपुल बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई बहुत अच्छा एकदम कानून के अनुसार चल रहा है, धर्म को मान रहा है, तो उसको ये क्या करेगा, उसको ये रिवार्ड भी देगा, उसको ये सम्मानित भी करेगा। और ये सब कौन करेगा, राजुकाज नाम का एक ऑफिसर होता था, वो ये सारा काम करेगा। अशोका अपने अधिकारियों को ये बोलता था कि तुम लोगों को बोलो कि राजा जो है वो आपको अपना बच्चा मानता है, राजा आपको अपने बच्चे की तरह मानता है और आपको वैसा ही ख्याल रखता है। आपको राजा से डरने की जरूरत नहीं है, आप बस कानून के अनुसार चलो, जो धर्म है धर्म के अनुसार चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत सारे जो रिचुअल्स थे, अशोका उसको मानने से इनकार कर दिया था, जो कि स्पेशली वुमेन के द्वारा करवाया जाता था। वो सारा रिचुअल्स, वो सबको ये मानने से इनकार कर दिया था। ये कुछ स्पेसिफिक जानवर और पक्षी को भी मारने से इनकार कर, मारने पे क्या कर दिया था, ये रोक लगा दिया था। कुछ खास तरह के पक्षी हुआ, कुछ खास तरह के जानवर हुआ, ये सबको ये मारने पे रोक लगा दिया कि आप इसका कोई भी हत्या नहीं करेगा। इवन कि ये राज्य का जो किचन था, वहाँ पे क्या किया, एनिमल स्लाउटर को प्रतिबंध कर दिया था कि अब यहाँ पे स्लाउटर नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो बलि पड़ता था, तो बोला कि अब बलिदान जो होगा, बलि जो पड़ेगा मंदिर सब में, अब उसमें एनिमल को हत्या नहीं किया जाएगा, किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा। क्योंकि ये क्या था, एक्चुअली में बुद्धिज्म को अपना लिया, तो वहाँ पे क्या है, नॉन वायलेंस, अहिंसा है। तो इसीलिए ये बोला कि अब ये सब सारे जो हत्याएं हैं ये नहीं होगा। ये सब एक बहुत बड़ा कारण बना था अशोका के बाद मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन का। क्योंकि इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मणिकल ग्रुप वाले थे वो मौर्यन के अगेंस्ट हो गए। तो ये सभी बहुत बड़ा रीजन बना था अशोका के बाद मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन करने का। ठीक है। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था उसको क्या बोला जाता था, धम्म लिपि। धम्म के बारे में बता रहा है, धर्मा के बारे में बता रहा है, सारा कुछ वहाँ पे धर्मा के बारे में लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसको धम्मा लिपि बोला जाता था। और ये सिर्फ रिलीजन और मोरालिटी को ही नहीं, बल्कि सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को भी कवर करता था। यानी कि आपके सामाजिक और जो प्रशासनिक मामला है, ये सबके बारे में वहाँ पे डिटेल से लिखा रहता था कि यार आपको ये सजा भी मिल सकता है, ये सारा कुछ होता है, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता था। इसको एक्चुअली में धर्मशास्त्र या लॉ बुक जो संस्कृत में लिखा हुआ था उससे कंपेयर किया जाने लगा कि ये बिल्कुल धर्मशास्त्र की तरह है। इसमें धर्म के बारे में भी लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखा हुआ, सब कुछ हमें बताया जा रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या करोगे तो तुम्हें कौन सा सजा मिलेगा, ये सारा कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ रहता था। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस होते थे सब पे डिटेल में लिखा हुआ रहता था। अगर हम अशोका का धम्मा का बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना या सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करना। सोशल ऑर्डर को बनाए रखना ही मेन ऑब्जेक्टिव था इस धम्मा का। ठीक है ना। ये लोगों को बोला था कि आप अपने पेरेंट्स को मानो, ब्राह्मणाज और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनको इज्जत करो, उनको उनका आज्ञा मानो। ठीक है ना। और जो स्लैब्स और सर्वेंट जो हैं, नौकर है, गुलाम है, वो सब पे मर्सी दिखाओ, दया का भावना रखो। आप उसके साथ ज़्यादा ज्यादती मत करो, क्रूएलिटी मत करो, आप उन लोग के ऊपर दया दिखाओ। ये पीपुल को क्या बोला था कि आप लॉयल रहो, राजा के साथ लॉयल रहो, डिड डिवोशन, फर्म डिवोशन होना चाहिए आपका राजा के प्रति में। मीन्स आप राजा के प्रति में आपका आस्था में कोई कमी नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है इससे आप पर राजद्रोह भी चल सकता है। ठीक है। अशोका लोगों को बोलता है कि आप भी रहो और लोगों को भी रहने दो, यानी कि खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। अगर तुम दूसरों को परेशान करोगे वो तुम्हें परेशान करेगा, कोई भी खुश नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है आप भी खुश रहो और उसे भी खुश रहने दो। ये क्या बोला, आप जानवरों के प्रति भी दया भावना रखो, आप दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे फैमिली के प्रति भी अच्छा व्यवहार करो, अच्छी भावना रखो। ये सारा कुछ अशोका अपने धम्मा में लिखा था, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, धम्मा लिपि, धम्म लिपि।
ये यही था जो कि धर्मशास्त्र की तरह ये काम करता था, ठीक है ना। इसका टीचिंग क्या था, मेनली फैमिली और सोशल क्लास का जो इंस्टीट्यूशन था उसको और ये स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, यानी कि पारिवारिक जो उसमें परिवार जो होते थे, ज्वाइंट फैमिली ये सब जो था, उसको ये और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, ताकि लोग सब मिलजुल कर रहेंगे तो राजा जो राज्य का जो कार्य है वो भी आसानी से होगा, राजा को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये सारा कुछ ये करता था। ये पीपुल को क्या बोलता था कि अगर पीपुल अच्छा बिहेव करेंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे। देखो राजा यहाँ पे सीधा इसको क्या कर दिया, उसको पता था कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लोग ऐसे नहीं डरेंगे, तो वो क्या बोल दिया, अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, लोगों के साथ अच्छा से व्यवहार करोगे, अच्छे से रहोगे, अपने धर्म के अनुसार चलोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको साल्वेशन मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आप निर्वाण की प्राप्ति होगी आपको। नहीं तो अगर आप अच्छे व्यवहार नहीं करोगे तो आपको कभी निर्वाणा नहीं मिलेगा। निर्वाणा का मतलब क्या है, अल्टीमेट मोक्ष जो होता है आपको, मीन्स आप ये जो मनुष्य का जो जीवन है इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप फिर से आपको किसी भी प्रकार में यहाँ पे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो यही बोलता था कि अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे से लोगों को मानोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, या तो फिर आपको निर्वाण हो जाएगा। मीन्स लोगों को ये डराता भी था कि आप नहीं अच्छा से रहोगे तो आपको निर्वाण नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा जो है यहीं भटकती रहेगी और आप यहीं आप जीवन और मृत्यु के जो भंवर जाल है उसमें फंसकर रह जाओगे। ये क्या किया था, इसका जो सोशल ऑर्डर था वो किस पे था, बेसिस ऑफ टॉलरेंस, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे, सहिष्णुता को, कि वो सहिष्णु बनो, टॉलरेंस बनो, में सामने वाले को इज्जत दो, उनकी भावनाओं को समझो, ये सारा कुछ करो। और ये कोई स्पेशल सेक्टेरियन फेथ को प्रीच नहीं किया था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि आप जैसे बुद्धिज्म को अपनाया तो ये नहीं बोलता था कि आप सिर्फ बुद्धिज्म को ही फॉलो करो। इसका कहने का मतलब आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, जिस भी सेक्ट को, जिस भी पंथ को आप फॉलो कर रहे हो, आप सोशल ऑर्डर को के अनुसार चलो, उसमें जो आपको सही मार्ग बताया गया है आप उसके अनुसार चलो। आप अपने घर में सबको इज्जत दो, अपने गुरुजनों को इज्जत दो, जो ब्राह्मण हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, ये सबको इज्जत दो, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सारा कुछ अशोका बोलता था। अब अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस है वो मेनली 3 तरह का है, कौन कौन, रॉक्स, पिलर्स और गुफा, ये 3 पार्ट में इसके इंस्क्रिप्शंस डिवाइड है। तो हम लोग सारा जो डिटेल है अशोका का इंस्क्रिप्शंस, ये सारा डिटेल्स ये हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को हमारा क्लास, हमारे वीडियो जो है, हमारे कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। आप जितना ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइएगा उतना ही हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।